नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद्रु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कोटे में कोटा की। जी हाँ, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का कोटा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण के संवैधानिक निर्णय को खारिज किया था। उन्होंने कहा ये असंवैधानिक है, एससी एसटी में वर्गीकरण करना असंवैधानिक है। लेकिन 1 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, 1 अगस्त, जब सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 19 साल पुराने अपने फैसले को ही 565 पृष्ठों में प्रस्तुत कर पलट दिया। जी हाँ, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोटे के अंदर कोटा करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं ये मात्र ये जो घटना है या ये जो नया नियम आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ 19 साल पुराना है? जी नहीं, ये बहुत पुराना है। ये काफ़ी पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र लागू हुआ, तभी से संविधान लागू हुआ। और 1950 के संविधान में जो संविधान लागू हुआ तो उसमें एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके तहत एससी को 15% आरक्षण दिया गया, एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया। फिर 1989 में जब मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की गई, तब ओबीसी को 27% आरक्षण, लंबी उसमें भी लड़ाई लड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और 27% आरक्षण। इस तरह 49.5% आरक्षण है। फिर अभी 10% ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया, जिसमें सवर्ण आते हैं, तो 10% ये आरक्षण। फिर कुछ राज्यों में तो इससे ज़्यादा आरक्षण है, तो अलग अलग है। पर एससी एसटी में आप देखिए 1960, सिर्फ 1950 में आपका लागू हुआ आरक्षण, 1960 आते आते लोगों को समझ में आ गया 10 साल में कि एससी एसटी में भी आरक्षण को वर्गीकृत करना पड़ेगा, कोटे में कोटा देना पड़ेगा। और सबसे पहले 1960 में मांग उठी थी और 64 साल लग गए इसको। 1960 से 2024 आते आते 64 साल लग गए जब ये मांग पूरी हो पाई। 1960 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 ये जो है अभी बना, 1960 से मांग हो रही थी। फिर 2000 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले ही आंध्र प्रदेश में, देखिए आंध्र प्रदेश ने पहले ही कर दिया था, एससी अनुसूचित जाति की 4 श्रेणियां उन्होंने बनाई। बोले ए वर्ग के लिए 1% आरक्षण किया जाए, बी के लिए 7%, सी के लिए 6%, डी के लिए 1%। और 2004 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। अब आप देखिए, इसके बाद 1975 में पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने वहाँ जो मजहबी सिख हैं, एससी में आते हैं मजहबी सिख की आबादी को अकाली दल से दूर करने के लिए एक उपवर्ग बनाया कि अकालियों से अलग करा जाए, मजहबी सिख उनकी आबादी को एक उपवर्ग बनाया। और तभी उन्हीं के इस कदम के बाद में 2007 में पता चला था, एक लेख आया था पंजाब केसरी में, जिसमें बताया गया था कि 107 जो आईएएस हैं उसमें मात्र 3 वाल्मीकि और एक मजहबी समाज से। अब देखिए 3 वाल्मीकि और मजहबी समाज के हैं, बाकी 107 में से यानी 104 दूसरी जातियों के हैं। और आबादी के हिसाब से पंजाब के दलित समाज में जो है वो 42% है। और देखिए मिल कितने रहे, मुश्किल से 0.%। अब 1960 में मुद्दा शुरू हुआ, फिर 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हुकुम सिंह समिति बनाई। हुकुम सिंह समिति बनाई जिसने आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित वर्ग के लोगों को नहीं मिला है, इसको जानने के लिए उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है उसको नहीं मिला है, इसलिए समिति बनाई और ये अपना प्रतिवेदन देगी। इस समिति ने दिया अपना प्रतिवेदन और तब पता चला कि यादव को ही, उत्तर प्रदेश में यादव जो हैं जाति, इनको ही नौकरी में अधिकतम हिस्सा मिला है। बाकी अन्य जातियां जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनको उतना हिस्सा नहीं मिला जितना यादवों को मिला। और सुप्रीम कोर्ट
में तब भी मांग गई थी, फिर नहीं हुई। पर 2001 में जो उत्तर प्रदेश की मांग थी, इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति एससी और ओबीसी की उप श्रेणी बनाने की बात की थी इसने भी, पर वो मामला वहीं क्या वहीं रहा। फिर 2005 में कर्नाटक सरकार ने भी कहा, वहाँ पे एक लाइलगी और सदाशिव पैनल बनाई गई। वहाँ पे एक लायर थे, एक उनकी अध्यक्षता में सदाशिव पैनल बनाई गई, जितने एससी की जो उन जातियों को पहचान करने पर जोर दिया, अनुसूचित जाति की खासतौर से कई जातियां होती हैं, उन जातियों पे जोर दिया जिन्हें अभी तक कोटे का लाभ ही नहीं मिला है। इस पैनल ने 101 जातियों की 4 श्रेणी बनाई थी। एक पैनल बनी थी ना, सदाशिव पैनल, उसने 101 जातियों की 4 श्रेणियां बनाई। फिर देखिए 2006 में केंद्र सरकार ने एक कैटेगरी के लिए, केंद्र सरकार ने पहली बार, देखिए राज्य से मामला केंद्र में आया, केंद्र सरकार ने एक कैटेगरी के लिए एक पैनल बनाई, जो खासतौर से कि कौन सी जातियां हैं जो कि अभी तक पिछड़ी हैं। 2007 में उषा मेहरा इसकी अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने एससी की 18 जातियों को सबसे कमजोर बताया। इस सब कैटेगरी के लिए जो पैनल बनाई थी ना केंद्र सरकार ने 2006 में, तो उसने कहा कि अनुसूचित जाति की 18 जातियां सबसे कमजोर हैं, और सरकार को 2009 में इसकी रिपोर्ट दे दी थी। अब 2009 में ही आंध्र प्रदेश में VMYS राजशेखर रेड्डी जो सीएम बने, मुख्यमंत्री वहाँ आंध्र प्रदेश के YS राजशेखर रेड्डी, उनने संवैधानिक गारंटी की मांग करी कि जो वंचित जाति हैं। और 2014 में जब तेलंगाना बन गया, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे KCR, उन्होंने भी सब कैटेगरी की मांग करी, यानी कोटे की मांग करी। अब 2023 में, अब देखिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने एक भाषण दिया था तेलंगाना में, और उन्होंने कहा था कि कोटे को हम सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने 2023 में कहा। अब एक लंबे समय के बाद अब धीरे धीरे ये मामला गया, और 1 अगस्त में जो चल रहा था 7 सदस्यीय बेंच जो थी, उसमें 7 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला दीजिए कि कोटे में कोटा होगा। अब कोटे में कोटा, ये देखिए बहुत लंबी मांग थी, और 565 पृष्ठों में ये आया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि अनुसूचित जाति में भी सभी जातियां एक समान नहीं हैं, उनमें एक रूपता नहीं है, उनमें अनेकों विषमताएं हैं। आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि आरक्षण जो लागू किया गया हमारे यहाँ, उसका मकसद सिर्फ वंचित वर्ग को ऊपर उठाना है। यदि एक ही वंचित वर्ग या एक ही जाति अधिक लाभ उठाती है, तो बाकी कमजोर वर्ग या उनके जातियों को फिर लाभ ही नहीं मिलेगा। और आज़ाद भारत के 72 साल में यही हो रहा है। आज़ाद भारत के 72, जब से संविधान बना तब से 72 साल में यही हो रहा है कि एक जाति को तो बहुत अधिक लाभ मिल गया। जैसे मध्य प्रदेश में देखिए, अब पटेल बहुत डोमिनेंट कास्ट में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में यादव डोमिनेंट कास्ट में आ गए हैं। जनजातियों की बात करें हम, मध्य प्रदेश में 3 आदिम जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। ये अभी भी वैसे ही पिछड़े हुए हैं, लेकिन गौड़ जनजाति जो है काफ़ी ऊपर हो गई, भील भी काफ़ी ऊपर आ गए। ये सोपानिक जाति, सोपान में सामाजिक स्तर इनका काफ़ी ऊपर हो गया। राजस्थान की मीणा आदिवासी जनजाति, मीणा IAS बहुत हैं, सिविल सर्विस सर्वेंट बहुत हैं, वो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और बाकी अभी भी पिछड़े हुए हैं। ST SC की कुछ जातियां तो वाकई में बहुत ज़्यादा उनको आरक्षण के कारण लाभ मिला, वो बेहतर स्थिति में आई है आरक्षण का लाभ लेकर, लेकिन अभी भी बहुत सी जातियां जो हैं पिछड़ी हैं। जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने अपने 140 पृष्ठों में कहा है कि जरूरी नहीं है कि दलित वर्ग की जातियों को, दलित वर्ग की जितनी जातियां, हर जातियों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि दलित वर्ग की सभी जातियों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। इनके लिए अति पिछड़ी जाति को एक समूह बनाकर उन्हें कोटा दिया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं, सभी मरीजों को भर्ती किया जाता है, इलाज किया जाता है, जैसे जैसे मरीज ठीक होता जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
वो बेड खाली हो जाता है, फिर उसमें दूसरा आ जाता है। ठीक यही तरीका है कि वास्तव में जैसे जैसे उन्नत होते जा रहे हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं, उनको आरक्षण से बाहर, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उनका कहना है, वाई वी चंद्रचूड़ ने अभी 1 अगस्त का जो फैसला था 140 पृष्ठों ने साफ कहा, जो जातियां ऊपर आ गई उनको अलग करा जाए। और जात इसलिए वो कह रहे हैं छोटे छोटे समूह बना के जातियों के का सरकार का काम है कि वो समूह बना के उनके आंकड़े इकट्ठे करे और सार्वजनिक करने होंगे उन आंकड़ों को। ऐसे नहीं करेंगे कि ये पिछड़े हुए हैं। अब सरकार को गणना करना होगा और वर्गीकृत जाति को सरकारी नौकरी में कितना उचित प्रतिनिधित्व मिला और कितना नहीं मिला ये बताना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद ही आप उनको आरक्षण दोगे। इसका साफ मकसद है कि एक गोले के अंदर से आप जितने कई लोग भरे हुए हैं जो उन्नत होते जा रहे हैं उनको बाहर करते जाइए, धीरे धीरे गोला खाली हो जाएगा। वहीं इस फैसले में उनका ये भी कहना था कि आरक्षण के मामले में हो क्या रहा है कि ट्रेन की बोगी में जब लोग बाग आ जाते हैं तो जो पहले चढ़ जाता है तो वो फिर लोगों को आने नहीं देता। क्यों? वो जानता है कि अब डिब्बे में जगह नहीं बची है, हमारी जगह चली जाएगी, इसलिए वो आने। तो यही हो रहा है आरक्षण में। जो जातियां आरक्षण का लाभ लेके विकसित हो गई, सामाजिक सोपान पे ऊपर आ गई हैं, वो दूसरों को विकसित नहीं कर रही हैं। चंद्रचूड़ के फैसले का समर्थन किया उनके साथी जस्टिस बी आर गवई, विक्रमनाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, शर्मा जी ने सतीश चंद्र शर्मा जी ने। सिर्फ विरोध किया उनका बेला त्रिवेदी ने, वो इससे सहमत नहीं थे। अब 7 में से वहीं 7 जजों की जो पीठ थी, इसमें से 4 जजों ने पहली बार हुआ कि एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर लागू करने की बात की। उन्होंने कहा जैसे ओबीसी में जो संपन्न वर्ग है ओबीसी का, वो क्रीमी लेयर के बाहर है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही उसमें 8 लाख की रखी है सीमा। तो यहाँ 7 में से 4 जजों ने भी देखिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने की बात की है। इनका मानना है कि आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के सबसे निचले स्तर तक हमें पहुंचाना है। बोले हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है कि आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के सबसे निचले, जो सबसे नीचे की पायदान पे, उस तक पहुंचाना है। एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करना होगा, ये उनका साफ कहना है। पर ये ओबीसी जैसा ना हो। उसने साफ कहा कि ओबीसी में जो मानक रखे गए हैं वैसा ना करा जाए, एक अलग क्राइटेरिया रखे सरकार और क्रीमी लेयर रहे। वहीं जस्टिस गवई ने अपने 296 पन्नों के अपने जजमेंट में कहा है दलितों में संपन्न वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर कर देना चाहिए। अब देखिए जस्टिस गवई जो उसी वर्ग से आते हैं, वो अपने 296 पन्ने के जजमेंट में लिखते हैं कि दलितों में जो संपन्न वर्ग है, दलितों में जो उठ गया है ऊपर, उसको आरक्षण की परिधि से बाहर कर देना चाहिए, तभी समाज के वंचित दबे कुचले वर्ग को लाभ मिलेगा। ये जस्टिस गवई ने कहा। कोई 7 जजों की बेंच थी, सबने अलग अलग फैसले किए। उस हिसाब से देखें जस्टिस गवई का साफ कहना है, जैसे मध्य प्रदेश में मेहरा, डहरिया, कोरी, ये सरकारी नौकरियों में इनको प्रतिनिधित्व मिल चुका है, सम्मानित पदों में इनका स्तर ऊपर हो गया। ओबीसी में पटेल की बात की मैंने, पटेल, कुर्मी, कुछ चौहान भी आते हैं उसमें, ये सब ऊपर हो चुके हैं। तो इनको अभी भी देखिए अभी मध्य प्रदेश नहीं, प्रदेश के अधिकांश प्रदेशों में सरकार ने काम तो किया है कि ओबीसी कैटेगरी के ही सर्वाधिक मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, फिर आपके बिहार, इधर आप जाएंगे महाराष्ट्र, ये सब देखिए ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं। सवर्णों की तादाद कम हो रही है। सवर्णों में देखिए राजस्थान और आपके ममता बनर्जी, केजरीवाल, राजस्थान में चल। तो धीरे धीरे आप देखिए इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, इनका स्थान ऊपर हो रहा है। अब कोटे के अंदर कोटा का जो नया रास्ता खोला गया है, इसके अलग अलग वो हैं। बोले सरकार जो क्रीमी लेयर बनाए वो भी बात है। संवैधानिक पीठ की जो अहम बात थी, जो 7 जजों की पीठ थी, पेपर में क्लियर दिया दूसरे दिन, तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित ना हो। बिल्कुल नेता लोग तुष्टीकरण ना करें, तुष्टीकरण की राजनीति अलग हो। समूह के कोटे में शामिल या बाहर करने की तुष्टीकरण की राजनीति तक इसको सीमित ना रखा जाए। इसको ऐतिहासिक फैसले को ईमानदारी से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए
कि जो सब कोटा है, जो श्रेणी बना रहे हैं, उसका लाभ पिछड़ी जातियों को सर्वाधिक मिले। एससी वर्ग में समरूपता नहीं है। पहले ही कहा, मैंने कहा कि इनकी अलग अलग एक रूपता नहीं है। इनके तरह तरह की अलग अलग जातियां हैं, इन्हें अलग अलग ढंग से भेदभाव और परेशानियों का सामना करना। अब हम देखते ही हैं कि एससी में कई जातियां हैं, जिसमें से कुछ को तो बहुत ही निम्न स्तर में देखा जाता है, कुछ है, लेकिन स्तर सबका निम्न था, लेकिन आरक्षण के कारण कुछ ऊपर आ गई हैं, कुछ अभी भी निम्न स्तर पे हैं। राज्य सरकारें इस हिसाब से सब कोटा तय कर सकती है कि किन जातियों को ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, या जिन्हें उनके लिए आप सब कैटेगरी बना सकते हैं कि 15% है ना, 15% में जैसे पहले बताया था ना कि आंध्र प्रदेश ने 1%, 2%, 3%, 6% करके 4 श्रेणी बनाई थी। ऐसे ही राज्यों को बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अपनी मर्जी से राज्य सरकार नहीं कर सकती कि किसी को भी कैटेगरी में राजनीतिक फायदे के लिए कर दिया। सब कोटा जमीनी सर्वे के आधार पर देना चाहिए, मतलब आपको ग्राउंड लेवल पे सर्वे करना पड़ेगा, एक एक गणना करना पड़ेगी। जो जाति जनगणना की बात चल रही है ना, वो करना पड़ेगा। उसमें बताना पड़ेगा कितने शिक्षित हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, किसके घर में कौन कौन से संसाधन हैं, किस किस पद पे हैं। इस आधार पे करना होगा। साफ है किस जाति का सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में दाखिले में कितना प्रतिनिधित्व है। अभी आप देखेंगे ना, मैंने बताया ना कि मध्य प्रदेश में डहरिया, मेहरा और कोरी, इन 3 का प्रतिनिधित्व अच्छा हो गया है, मतलब काफी सम्मानजनक स्थिति में आ गए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं ये लोग। सब कैटेगरी पर राज्यों के फैसलों की न्यायिक समीक्षा होगी। अब देखिए, सब कैटेगरी बनाने पे ऐसा आसान नहीं कि राज्यों ने सब कैटेगरी बना दी कि हमने इसको रख दिया वोट बैंक के आधार पे कि इसकी संख्या देकर इसको ज़्यादा नहीं, उसकी न्यायिक जुडिशरी एवल्यूशन होगा, न्यायिक समीक्षा होगा, क्रिटिसिज्म होगा। राज्यों को पिछड़ेपन की सीमा के बारे में तय किए गए आधार को उचित ठहराना होगा। किस आधार पे आप उनको पिछड़ा मान रहे हो, तो ये बताना पड़ेगा। वर्गीकरण में किसी समूह को 100% कोटा नहीं दे सकते कि आप 100% दे दें, ऐसा नहीं है। अब जस्टिस त्रिवेदी, जो बेला त्रिवेदी, उनका फैसला अलग था। जस्टिस बेला त्रिवेदी कहते हैं, उन्होंने इससे अलग 7 जजों से अलग हटके फैसला दिया। उनका कहना था जाति के आधार पर ही SC ST को कोटा मिलता है, तो उसमें बंटवारे की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्य SC ST के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को उपवर्गीकृत नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। अब वंचित वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रिटायर्ड जस्टिस SK पालो, जो उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश हैं, वो कहते हैं इसमें वंचित वर्ग को इस फैसले से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूर्व जज कहते हैं पाथ ब्रेकिंग है, ये पाथ तोड़ने वाला है। SC ST में पहली बार वर्गीकरण हुआ। गोविंद माथुर ने पूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले का स्वागत किया। वहीं एक समाजशास्त्री हैं SN ज्योतिका, उनका कहना था कि ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन ये निर्भर करता है कि सरकारें वर्गीकरण किस आधार पे करेंगी, डेटा किस तरह से सामने लाया जाता है। तो SN ज्योतिका के शब्दों से मैं भी सहमत हूँ, और मैंने भी ये रखा, और इसलिए वीडियो बनाया आप लोग के साथ कि कोटे में कोटा के लिए SC ST, मैंने संख्या बताई ना, ST 15% का आरक्षण है, ST का 7.5%। कुछ की बात भी की मैंने। देखिए मध्य प्रदेश में देखिए, गौड़ जनजाति कुछ पदों पर हैं, PSC से सिलेक्ट हो चुके हैं गौड़, UPSC से सिलेक्ट हो चुके हैं, PhD कर चुके हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उनका प्रतिनिधित्व है। वहीं SC में आपके कोरी, डहरिया, मेहरा, इन 3 जातियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ऐसे ही राजस्थान में मीणा जनजाति के आपको सिविल सर्वेंट बहुत मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग है। अब आप इसको देखें कि धीरे 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 ये वर्ग भी आरक्षण का लाभ लेके आगे हो रहा है। अब तेलंगाना में तो मलिगा जो है 50% है, SC हैं, 70% आबादी SC की है, जिसमें मलिगा जो है वो 50% है मलिगा, तो उनको आपको देना पड़ेगा। और आप देखिए, जब तक इनकी जनगणना एक साइंटिफिक नहीं होगी, एम्पिरिकल सर्वे इनका जब तक व्यवस्थित नहीं होगा, मन माने ढंग से करा जाएगा, तो इसके संकट खड़े हो जाएंगे। अभी तो हालत खराब है
दोनों सत्तारूढ़ दलों की, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की, कि अब क्या होगा। वो परेशान है कि हमारा वोट बैंक हम कैसे तय करें। उनको तो वोट बैंक तय करना है ना। साफ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायपालिका चाहती है कि सबको समान अवसर मिल जाए, और ये जो आरक्षण के कारण जो आपस में द्वंद्व होता है, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। वो ये जो फैसला आया, उन्होंने कहा सब कैटेगरी बनाने का मतलब ही है कि जो संपन्न हो चुके हैं, उनका कहना है जब SC ST में एक पीढ़ी लाभान्वित हो चुकी तो बाद की पीढ़ी को लाभ नहीं मिलना चाहिए। बोले दूसरों को मौका दीजिए ना। क्रीमी लेयर भी वही बात है ना, कि अब जो संपन्न हो चुके हैं, जो उच्च हो चुके हैं, उनको अलग करिए जिससे दूसरों को मौका मिले। अभी 15% आबादी में सबको मिल रहा ना मौका, अब जो सक्षम हो चुके हैं उनको आप अलग करिए। एक पीढ़ी को जब लाभ मिल चुका है तो उसके बाद की दूसरी और तीसरी पीढ़ी उसकी से अलग, क्योंकि वो तो बाकी डेवलप हो चुके ना। अब कोई SC अगर कलेक्टर बन जाता है, अपनी योग्यता के बल पे बनता है और आरक्षण का लाभ लेके बनता है, तो फिर उसके बच्चों को उसका मौका नहीं देना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। क्रीमी लेयर में भी आ गया और सामाजिक सोपान में भी ऊपर आ गया। अब कोई SC या ST मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, सामाजिक सोपान में तो ऊपर आ गए ना वो, तो उसकी दूसरी पीढ़ी को ये नहीं देना। ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, और ऐसा करेंगे धीरे धीरे सब समान हो जाएंगे, आरक्षण का जिन्न जो है वो समाप्त हो जाएगा। पर हमारे राजनीतिक दल जो हैं, सरकारें जो हैं, वो चाहती हैं कि आरक्षण चलता ही रहे। क्योंकि आप देखिए, जब OBC आरक्षण आया था 1989 में, VP सिंह की सरकार ने जब घोषणा की थी ना OBC की, मंडल कमीशन को लागू किया था, उसके बाद से ही हमारे यहाँ कई राजनीतिक दल बने हैं, जैसे समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, जनता दल सेकुलर, और फिर अभी यूपी में अपना दल, निषाद पार्टी, विकासशील पार्टी, सुहेल देव की भारतीय समाज पार्टी, ये सब जाति के आधार पे ही कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, इन सबका जो है उदय सिर्फ OBC जो आरक्षण हुआ था ना 27%, उस समय ही हुआ, और ये काफ़ी फल फूल रहे हैं। इनकी अपनी जाति चल रही है, ये मोल भाव करती हैं, अपनी जाति को आगे बढ़ाती हैं, अपनी जाति के आधार पर लड़ती हैं। तो अब कुछ और देखिए, एक मराठा, पटेल और जाट, इन तीन के तो आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए आंदोलन कर उनका एक दल बन गया है, गुजरात में पटेलों का अपना एक दल बना हुआ है, जाट तो राजस्थान हरियाणा में उनका अपना एक दल बना हुआ है, और ये गाए बहाए आंदोलन करते रहते हैं। पर अब क्या होगा, ये SC ST में नहीं आते हैं, ये अपनी अलग मांग कर रहे हैं। तो वो जो कह रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोटे में कोटा, मतलब उपवर्गीकरण करा जाए जातियों का। उस हिसाब से उन्होंने साफ कहा है कि आप सर्वे करिए, डेटा लाइए कि कितने सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है, शिक्षण संस्थानों में मतलब शिक्षा का कितना स्तर है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी स्तर का आप सर्वे करिए, और विधिवत उसको न्यायिक समीक्षा करके फिर उस जाति को आप कुछ को बाहर करिए, कुछ को आप सब कैटेगरी में डाल के उनके लिए आरक्षण को देके उनको वंचितता उनकी जो है उसको ऊपर करें। अभी इसमें बहुत बहस होना है, और मेरा अपना सोच है कि सरकार का ये जो सरकार को जो फैसला दिया लागू करना है, सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का फैसला एक मील का पत्थर है। और वास्तव में ये मैंने कहा ना, आपको एक उदाहरण भी दिया मैंने कि हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं, हॉस्पिटल की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि अगर उसके यहाँ 50 बेड हैं, 100 बेड हैं, तो उतने ही मरीज रख पाएगा ना। एक बेड के ऊपर डबल ट्रिपल कोरोना थोड़ी है कि भर दें आप, मजबूरी थी कि अलग से आप वार्ड भी नहीं बना सकते हैं, कुछ बीमारियों के अलग से वार्ड बन जाते हैं, और जैसे जैसे मरीज स्वस्थ होता जाता है हम उनको डिस्चार्ज करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही सामाजिक दंश जो झेल रहे थे, जो सामाजिक दंश के कारण जो अस्वस्थ थे, उनको आरक्षण मिला। 1950 के बाद आरक्षण की सीमा में आए, और जो ऊपर आते गए, जिन्होंने सरकार की योजनाओं को आरक्षण का लाभ लेके सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व किया, पढ़ाई में प्रतिनिधित्व किया, सामाजिक सोपान में अपना प्रतिनिधित्व करा और ऊपर आ गए, सामाजिक सरोकार के तहत उनका स्थान ऊपर हो गया है, उनको अलग करना चाहिए।
एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। क्रीमी लेयर की जो मांग कर रहे हैं, 7 में से 4 जजों ने मांग किए थे, और जस्टिस गवाई जो कि अब आगे होने वाले हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजेआई बनेंगे, उन्होंने तो खुद कहा है कि क्रीमी लेयर बनाया जाए। उन्होंने साफ कहा अपने 296 पन्नों के जजमेंट में कि दलितों के संपन्न वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर कर देना चाहिए, तभी समाज के वंचित दबे कुचले वर्ग को लाभ मिल सकेगा, वो आगे बढ़ सकेंगे। तो न्यायालय तो आरक्षण करके समानता की बात करना चाहता है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल को मजा आता है कि जितना जाति का चिन्ह जब चाहे बंद करो, खोलो, डांट करो, निकालो, बंद करके रखेंगे, खोलेंगे, उतना ही उनका वोट बैंक बनेगा। ये वोट बैंक की कवायद है। इसलिए मेरे कुछ बिंदु हैं कि पहली बात, सरकारों को, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, सभी राज्य सरकारों को एक हाई लेवल की कमेटी बनाना चाहिए, जिसमें न्यायपालिका की तरफ से कोई रिटायर्ड जज को रखा जाए। एक्टिंग जज इसलिए नहीं कि उनके पास वैसे ही काम रहते हैं, एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त जज को रखा जाए, समाज शास्त्रियों को रखा जाए क्योंकि सामाजिक अध्ययन करते हैं, एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, समाजशास्त्र के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, एक आप रिटायर्ड जज रखिए, जज को अध्यक्ष बनाइएगा, और उनके साथ में एक मेंबर समाजशास्त्र का हो, एक अर्थशास्त्र का हो, और एक प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त। और इसी में प्रशासनिक सेवा का जो सेवानिवृत्त हो उसको आप SC ST वर्ग से रख सकते हैं। समाजशास्त्री भी SC ST हो सकता है, अर्थशास्त्री भी SC ST हो सकता है। ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और ये अपने अपने प्रांत में ऐसी कमेटी बने जो हर जाति का SC और ST का वर्गीकरण करे कि SC में मध्य प्रदेश में कितनी जाति हैं, ST में मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह करेंगे, हर राज्य के से करेंगे, और 6 महीने के अपने ग्राउंड सर्वे के आधार पे व्यक्तिगत अवलोकन करके, केस स्टडी करके, सभी जातियों की केस स्टडी करें, व्यक्तिगत अवलोकन करें, और पूरा विश्लेषण करके कि उनके कितने सरकारी नौकरियों में किस कैटेगरी के कितने हैं, कितना शिक्षा का स्तर, कितने PhD हैं, कितने डीलिट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने MBA हैं, इन सब का विश्लेषण करके वो बताया, और फिर उसमें से किसको आरक्षण से बाहर किया जाए, और जो अभी पूरी तरह से वंचित हैं, जैसे मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां मैंने बताया ना पिछड़ी हैं, जैसे हरिया, बैगा और भारिया, छिंदवाड़ा की भारिया, डिंडोरी की बैगा, और शिवपुरी की आपकी सहरिया, इन 3 जनजातियों के लिए ज़्यादा प्रोग्रेस किया जाए। जबकि कोण उन्नत हो चुके हैं, भील में भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, राजस्थान की मीणा हैं, इनको थोड़ा कम दिया जाए। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर की भी एक कमेटी तय करे कितनी आमदनी क्रीमी लेयर में। उसने साफ कहा है OBC वाला क्रीमी लेयर का फार्मूला ना लागू किया जाए, और ये रिपोर्ट देने के बाद राज्य सरकार से इसको अपने स्तर पे इसको विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, केंद्र सरकार राज्यों के इन सब कैटेगरीज को मान्यता देके राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजे। वो अनुमोदन करने के बाद मेरा ये मानना है कि अभी 1 अगस्त 2024 है, और ये काम हर हाल में आगामी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाए, और 3 महीने यानी कितना भी करें आप लेट, 1 साल 1 अगस्त 2025 तक इस फैसले को क्रियान्वित कर दिया जाए। तो देखिए, कोटे के कारण, कोटे में जब उप श्रेणियाँ बनेंगी तो सबको लाभ मिलेगा। और जस्टिस का साफ कहना है कि आरक्षण का जो मद है या आरक्षण का जो मकसद है, साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वंचित वर्ग को ऊपर उठाना है, उनको अपने बल पे उनको आरक्षण का लाभ देके उनको ऊपर लाना है, जिससे कि वो संपन्नता के साथ जी सकें, समानता के साथ जी सकें, भेदभाव से अलग हो सकें। और वहीं उन्होंने एक और बात की है, एक ही जाति या एक ही वंचित वर्ग अधिक लाभ उठा रहा है अभी क्या हो रहा है कि जो जागरूक है वो तो अधिक लाभ उठा रहा है, जो जागरूक नहीं है वो कमजोर है, उसको लाभ ही नहीं मिला है। इसलिए आज़ाद भारत के 72 साल में
अभी भी बहुत सी जातियां पिछड़ी हुई हैं, वंचित हैं। इसलिए हमें उनके लिए, उनको जागरूकता लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समानता में लाने के लिए ऊपर उठाना होगा। इसलिए कोटे में कोटा करना पड़ेगा। तो ये है कोटे का इतिहास। कोटे में कोटा कैसे होगा, उसके बारे में जो टीवी चैनल, समाचार पत्र, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, पत्रिका, अमर उजाला, इस पे मैंने जो पढ़ के, और जाति, चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जाति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आंद्रे बेतई के जाति का अध्ययन करा है, अंबेडकर के जाति का अध्ययन करा है, एम एन श्रीनिवास की जाति का अध्ययन करा है, योगेंद्र सिंह की जाति का अध्ययन करा है, श्यामाचरण दुबे जी की भी जाति पे चर्चा की है, सच्चिदानंद सिन्हा, इन सब समाजशास्त्रियों के जो जाति विश्लेषण हैं, उसके आधार पे कुमार, एक और मेरे पास किताब है, उसका मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ, योगेंद्र सिंह की किताब है, भारतीय समाजशास्त्र में जातियों की बात करते हैं। विवेक कुमार ने तो कमजोर वर्ग का समाजशास्त्र एक किताब ही लिखी है, इसमें बहुत बढ़िया विश्लेषण करा है। आवाज चौहान ने इसकी संपादक है, समाजशास्त्री। तो इन लोगों ने जो विश्लेषण किया था, उसको मैं जाति के चिन्ह पे चर्चा कर रहा था, सोच रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसमें समाहित करते हुए ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है। इसमें जो भी क्वेरीज हों वो आप चर्चा कीजिए, और हमको भी समाजशास्त्रियों को अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने विश्वविद्यालयों में इसमें चर्चा, परिचर्चा करना पड़ेगी। सरकार भी परिचर्चाएं कराएं, जैसे अभी ज्ञान परंपरा पे परिचर्चा चल रही ना मध्य प्रदेश में, ऐसे ही मेरा आग्रह है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, माननीय मोहन यादव जी से, और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, कि आप लोग सभी विश्वविद्यालयों में कोटे पे चर्चा कराएं, परिचर्चाएं कराएं, वर्कशॉप कराएं, और एक कमेटी बनाएं। वो कमेटी निर्धारण करे। और आप लोग से मैंने वीडियो करा, आपको जो जो लगता है क्वेरीज हैं आप दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसमें एक व्यापक चर्चा होगी, जिससे एक साल के अंतर्गत, एक साल में, आगामी एक साल के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है वो पूरी हो सके और वंचितों को लाभ मिल सके। आज के लिए